स्वागत। आज हम जयशंकर प्रसाद की बहुत ही फेमस रचना आंसू की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, और हमारे पास जयशंकर प्रसाद की आंसू, विरह वेदना का काव्य, लेख के कुछ अंश भी हैं जिनसे हम इसे और बेहतर समझ पाएंगे। बिल्कुल। तो हमारा इरादा क्या है, मतलब क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ? हमारा इरादा है इसके जो मूल भाव हैं, प्रेम, दर्द, यादें और वो जो आत्म अनुभूति का सफर है, उसे पकड़ना। अच्छा। और ये समझना कि ये सिर्फ कवि की अपनी कहानी नहीं है। इसमें इंसान के दुख का एक बड़ा ही दिल छूने वाला नजारा मिलता है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसाद जी के लिए आंसू सिर्फ पानी की बूंदें क्यों नहीं थे? ऐसा क्या खास था उनमें? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। वो इन्हें सिर्फ आंसू नहीं कहते, बल्कि आत्मा की गहराइयों से निकले मोती कहते हैं। मोती? हाँ, मोती। जैसे ये सिर्फ दुख नहीं, बल्कि उनकी जो असहनीय पीड़ा थी ना, उसका प्रतीक है। कुछ बहुत कीमती, बहुत निजी। वाह, मोती! ये तो नजरिया ही बिल्कुल अलग है। और ये पीड़ा, ये आंसू आते कहाँ से थे? मतलब जाहिर है कोई गहरा कारण रहा होगा। बिल्कुल। ये आंसू जुड़े हैं मुख्य रूप से विरह से, मतलब बिछोह से, त्याग से, और एक गहरे अवसाद, एक डिप्रेशन से। अच्छा। कवि का जो प्रेम था वो बहुत ऊंचा था, आदर्शवादी, शायद थोड़ा अलौकिक भी, पर वो कभी पूरा नहीं हो सका। ओह! मिलन की खुशी की जगह वहां सिर्फ जुदाई की, वो वियोग की ज्वाला थी। तो ये जो दूरी थी, ये जो अनकहा इश्क था, वही आंसुओं की शक्ल में बहता रहा? हाँ, बिल्कुल। और कवि बार बार पुरानी यादों में लौटते हैं। हम्म। वो यादें जो कभी तो मीठी थीं, हम्म। पर अब कांटे की तरह चुभती हैं। हाँ। वो कहते भी है ना कि मेरे आंसू मेरे साक्षी हैं, वे मेरी कहानी कहते हैं। ओह! कि कितना कितना पर्सनल और सच्चा लगता है। हाँ, बहुत। और ये भी है ना कि प्रकृति भी जैसे उनके एहसास का हिस्सा बन जाती है। सही पकड़ा। हाँ? आंसू ऐसे बहते हैं जैसे कोई नदी हो, मन ऐसे घिराता है जैसे उदास बादल हों। अच्छा। जब शब्द साथ छोड़ देते हैं, जब दर्द इतना गहरा हो कि कहा ना जाए, तब यही आंसू उनकी जुबान बन जाते हैं। वाह! ये कमाल की कल्पना है। प्रकृति भी दुख में साथी। पर मेरा एक सवाल है, क्या ये दर्द सिर्फ उनका अपना निजी दर्द है या इसका दायरा कुछ और बड़ा है? हाँ, यहीं पर कहानी एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। कभी धीरे धीरे अपने उस निजी दर्द से ऊपर उठते हैं। कैसे? उन्हें दुनिया भर के इंसानों का दुख महसूस होने लगता है। उन्हें लगता है कि अरे हर दिल में कोई ना कोई जख्म छुपा है, हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से टूटा हुआ है। अच्छा, तो ये आंसू फिर सिर्फ अकेलेपन का प्रतीक नहीं रहे, बल्कि हमें एक दूसरे से जोड़ने वाली कड़ी बन गए? बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। ये हमारी सामूहिक संवेदना, हमारी जो साझा इंसानियत है, उसकी निशानी बन जाते हैं। हम्म। और देखिए, प्रसाद आंसुओं को कमजोरी की तरह नहीं देखते, बिल्कुल नहीं। वो इसे एक संवेदनशील, महसूस करने वाले दिल की ताकत मानते हैं। ताकत? ये तो बहुत अलग बात है। हाँ, उनके हिसाब से जो आंसू बहाता है वो इंसान सच्चा होता है। वो अपनी भावनाओं पर कोई मुखौटा नहीं पहनता, कोई दिखावा नहीं करता। ये तो बहुत गहरी बात कह दी आपने। आंसू मतलब सच्चाई का पैमाना। तो फिर कविता का अंत कैसा है? क्या ये दर्द और आंसू हमेशा बने रहते हैं? नहीं, अंत में एक एक शांति है, एक मौन शांति। शांति। हाँ, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, बस त्याग। और जो हालात हैं उनको स्वीकार करने से जन्मी एक स्थिरता, एक ठहराव है। ऐसा लगता है मानो कभी कह रहे हों, बस अब हो गया, मेरे आंसू सब कुछ कह चुके हैं। तो मतलब कुल मिलाकर आंसू एक अनकहे प्रेम की कहानी है, एक छुपे हुए गहरे दुख की, और उन एहसासों की कहानी जो शायद शब्दों से ज्यादा खामोशी में गूंजते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये रचना छायावाद की, मतलब हिंदी कविता का वो दौर, जिसमें भावनाओं, प्रकृति और एक महीन रहस्यवाद पर बहुत जोर था। उसकी भाव गंभीरता और मानवीय करुणा का एक आप कह सकते हैं अमर उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान का निजी दुख पूरी इंसानियत का दुख बन सकता है, यूनिवर्सल हो सकता है। बिल्कुल। चलते चलते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। क्या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी खामोशी, हमारा कुछ ना कह पाना, असल में शब्दों से ज्यादा ताकतवर हो जाता है? खासकर तब जब हमें अपने दिल की सबसे गहरी भावनाएं बतानी हो। सोचिएगा जरूर।